Hello students, I Shraddha Rajput. I am a assistant professor of chemistry. Actually chemistry मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ. तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आई हूँ और मुझे आप मान सकते हैं 7 to 8 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इवन मोर देन 7 to 8 years. और आई एम MSc इन अप्लाइड केमिस्ट्री और मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना अच्छा लगता है और आपको जितना हो सकेगा हम लोग इजी वे में और सिंपल वे में केमिस्ट्री समझना चाहेंगे ताकि आपको जितनी भी अभी तक प्रॉब्लम्स आई हैं या जितनी भी डिफ़िकल्टीज लगी हैं उसको आप इजी लेवल पे आसानी से समझ सकें. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इसी रो में कंटिन्यू करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंदर. अपना सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जैसा कि आप लोग अभी तक पढ़ के आए होंगे, इसके बारे में कुछ बेसिक पढ़ा होगा, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा आपने. इसे हम हिंदी में उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं. जैसा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी अपन पढ़ के आते हैं. लोअर क्लासेस में हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं. तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक कहा जाता है. अब आप कहेंगे व्हाट इज दैट, क्या चीज होती है ये, कौन से कंपाउंड को हम लोग उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे. तो अगर हम इसको बेसिक समझे तो हम ये कह सकते हैं एक सेंट्रल मेटल है, कोई भी धातु आयन या कोई भी मेटल आयन है जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. अब वो जो ग्रुप प्रेजेंट है वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है. जैसे हम कहते हैं कि आयंस हो सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स और आयन से घिरा हुआ एक मेटल है और इस पूरे यौगिक को, इस पूरे कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. इज दैट क्लियर? अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग इससे भी समझ सकते हैं. लुईस एसिड आप लोगों ने पढ़ा होगा और लुईस बेस, राइट. लुईस एसिड की बात करते हैं हम लोग और लुईस बेस की बात करते हैं. जब हम लोअर क्लासेस में इनके बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में बॉन्डिंग होती है. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक को भी हम लुईस अम्ल और लुईस क्षार के ऊपर समझ सकते हैं. अभी तक हम इन टर्मिनोलॉजी से क्या समझते थे? लुईस एसिड का मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड या ऐसा यौगिक जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, राइट. अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं लुईस एसिड की. अभी तक हम लोग लोअर क्लासेस में यही चीज पढ़ते आए हैं. लुईस एसिड ऐसी कोई भी चीज या कोई भी कंपाउंड या कोई भी आयन जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एंड लुईस बेस वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर. ठीक इसी प्रकार जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हमें दो चीजें देखने मिलती है, एक मेटल और एक लिगेंड या कोई अदर ग्रुप. जो भी ग्रुप की मैं बात करी थी, मेटल के चारों तरफ ग्रुप उपस्थित होते हैं, उस ग्रुप को एक तरह से लिगेंड कहा जाता है और इसे हम मेटल कहते हैं. ये आप पहले ही जानते हैं, राइट. अब मैं आपको बताती हूँ ये लुईस एसिड और बेस कैसे हुए. मेटल, अभी तक हम धातु के बारे में पढ़ते आए हैं, तो धातु को हम क्या कहते हैं? धातु एक ऐसी चीज है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति दर्शाती है. ये इसका एक हम कहेंगे आधारभूत इसका नेचर होता है या व्यवहार होता है. लेकिन जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे अब अपने धातु को ऐसा बताते हैं जो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इवन वो लेने की कोशिश करेगा. आपको समझ में आ रही है मेरी बात? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने बताया कि कोई भी दो मेन एलिमेंट होंगे, एक होगा मेटल, दूसरा होगा लिगेंड. लेकिन यहाँ पे अभी तक हम मेटल के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि मेटल ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन, अब की बार इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इवन इलेक्ट्रॉन लेगा. इसीलिए हम इसको लुईस एसिड भी कहते हैं. लुईस एसिड कह सकते हैं हम, लुईस अम्ल कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं. अब मेटल इस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है कि वो दूसरे ग्रुप से, दूसरे अन्य ग्रुपों से, समूहों से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता बताता है. तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब जब हम लिगेंड पे आते हैं तो लिगेंड मतलब ऐसा समूह जो मेटल के चारों ओर उपस्थित होते हैं, लेकिन ये अपने लोन पेयर मेटल को प्रोवाइड करवाते हैं. इसीलिए इनको लुईस बेस कहा जाता है. अब लुईस बेस की परिभाषा हम पहले से ही जानते हैं, ऐसा समूह या ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति दर्शाएगा. यहाँ पर लिगेंड या समूह इस प्रकार का समूह है जो कि इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति दर्शा रहा है, जैसे कि लुईस बेस. लुईस बेस की प्रवृत्ति यही है, इलेक्ट्रॉन देगा, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाएगा. तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि बॉन्डिंग जो होती है मेटल और लिगेंड में, हम कहते हैं लुईस
लुईस बेस की तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है लुईस एसिड को, राइट। अभी तक हम कहते थे एसिड बेस के बीच में बॉन्डिंग होती है और सॉल्ट बनता है, जबकि मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम बात बताते हैं तो हम क्या कहते हैं, लुईस बेस से लुईस एसिड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब लिगेंड से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब ऐसे यौगिक हम कहेंगे जिनके अंदर एक होता है मेटल केंद्रीय धातु आयन, या हम इसको धातु आयन या सेंट्रल मेटल एटम कह सकते हैं, जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है और इस प्रकार का यौगिक या कंपाउंड बनाता है, राइट। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे अपन कहते हैं कि लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आवश्यक होनी चाहिए? किसी भी मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास कोई भी खाली ऑर्बिटल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसको कहेंगे कोई भी खाली कक्षक। मेटल जब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसे रखने के लिए उसके पास क्या उपस्थित होना चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल या खाली कक्षक उपस्थित होना चाहिए। और लिगेंड जब यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, जिसे हम दो बिंदुओं से दर्शाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये इंट्रोडक्शन हुआ हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक ऐसे यौगिक को बताया जाता है जहां पर मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग बताई जाती है। मेटल लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा, लिगेंड लुईस बेस की तरह व्यवहार करेगा। मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा लुईस से, इस वजह से लुईस बेस को हम इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहते हैं और लुईस एसिड या मेटल को हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग चलते हैं कि सॉल्ट, जो लवण आप लोग बात करते हैं, अभी तक पढ़ते आए हैं कि ये लवण या सॉल्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, उससे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को और आसानी से समझ जाएंगे। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट आपके पास तीन प्रकार का पाया जाता है। एक होता है सिंपल सॉल्ट, या हम इसको साधारण लवण कह सकते हैं। एक होता है डबल सॉल्ट, जिसका नाम से ही पता चल रहा है डबल मतलब इसमें एक से ज्यादा धनायन या ऋणायन पाए जाएंगे। और उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पे, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब जब सिंपल सॉल्ट की बात की जाएगी तो नाम से ही पता चल रहा है साधारण लवण या सिंपल लवण की बात करेंगे हम, तो इसका मतलब होगा इसके अंदर एक तो है कैटायन, या इसको अपन कह सकते हैं हिंदी में धनायन। एक धनायन उपस्थित है और एक हमारे पास एनायन उपस्थित है। एनायन जिसको हम हिंदी में ऋणायन कह सकते हैं। सिंपल सॉल्ट जो मिलकर बना हुआ होता है, एक कैटायन एक एनायन से, एक ऋणायन एक धनायन से मिलकर बना हुआ सॉल्ट होता है। इसका एग्जांपल आप आसानी से समझ सकते हैं, Na और Cl का कॉम्बिनेशन बनता है। NaCl सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जो अपन डेली में काम में लेते हैं। अब अपन आते हैं डबल सॉल्ट पे। डबल सॉल्ट को हम कहते हैं हिंदी में द्विक लवण। द्विक लवण नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या होंगे? एक या एक से ज्यादा सॉल्ट उपस्थित होंगे। एक वाला होता है सिंपल सॉल्ट जिसमें एक कैटायन एक एनायन। जब हम डबल सॉल्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसमें मोर देन वन एनायन और वन कैटायन इसमें प्रेजेंट होंगे। तो द्विलवण का एग्जांपल हम लोग लेते हैं द्विक लवण का। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा मोर सॉल्ट के बारे में। मोर सॉल्ट जिसको हम लोग कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस अमोनियम सल्फेट का आप लोग पढ़ के आए होंगे इसके बारे में, टाइट्रेशन में काम में लिया जाता है इसको। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, FeSO4.NH4 2SO4.6H2O। अब ये डबल सॉल्ट आपको दिखने में लग रहा है इतना बड़ा सा कंपाउंड है। इस बड़े से कंपाउंड को अगर हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमको दिखने में ये ऐसा लगेगा जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो, बट इन रियलिटी ये डबल सॉल्ट या द्विक लवण होता है। कैसे पता चलता है? जैसे ही आप इसकी अभिक्रिया पानी से करवाएंगे, या इस लवण को जो कि ग्रीन कलर का सॉल्ट है जिसको हम लोग मॉर सॉल्ट कहते हैं, ग्रीन सॉल्ट को जैसे ही हम पानी में घोलते हैं, पानी में घोलने के बाद ये अपने अलग अलग आयंस का टेस्ट दे देता है। ये आपको समझ में आया? सिंपल सॉल्ट की बात की थी हमने, कैटायन एनायन प्रेजेंट होता है जैसे NaCl। डबल सॉल्ट पे द्विक लवण पे हम चलते हैं तो हमने एक एग्जांपल, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, मोर सॉल्ट जिसको अपन फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्ट कहते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट का जो ये है सॉल्ट है, इसको जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में या किसी भी
सॉल्वेंट में, किसी भी विलायक में जैसे ही हम इसे घोलते हैं तो घोलने के बाद ये अपने अलग अलग अवयवों में, अलग अलग इंग्रेडिएंट में टूट जाता है। जैसे ये टेस्ट दे देगा हमें क्या क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, सल्फेट है, अमोनियम कंपाउंड प्रेजेंट है, इन तीनों का ये क्या करेगा यहाँ पे एक एक करके टेस्ट दे देगा। इट मीन्स ये डबल सॉल्ट है जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। अब लास्ट वाले पे चलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पर। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जटिल लवण, राइट। अब जटिल लवण की बात की जाती है तो जटिल लवण में कौन सा वाला कंपाउंड आ जाएगा, ऐसा कंपाउंड आएगा जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा। इसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग अदर भाषा में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। अभी हम सॉल्ट से समझ में आया हमें कि अभी तक हमने कहा सिंपल सॉल्ट है, एक डबल सॉल्ट है, थर्ड वाला हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो अभी अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपन लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। आप लोग पढ़ के आए होंगे इसके बारे में, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड कंपाउंड, K4FeCN6 इसको हम पहले से जानते हैं। जब आप इसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हो या पानी में घोलते हो तो पानी में घोलने के बाद ये अपने पोटेशियम आयन में तो टूट जाता है, लेकिन इसका जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो पूरा एज इट इज अलग हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं दूसरे शब्दों में या सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा पोटेशियम फेरोसाइनाइड कंपाउंड, अगर हम देखते इसे ये दूसरे लवणों की भांति होता या दूसरे सॉल्ट की तरह होता तो ये अपना पोटेशियम का टेस्ट देता, आयरन का टेस्ट देता और साइनाइड का टेस्ट देता। बट इन रियलिटी जब हमने देखा तो हमें सिर्फ इसने पोटेशियम का टेस्ट दिया और बाकी पूरा ग्रुप एज इट इज बाहर निकल गया। इट मीन्स हमें नई बात पता चली कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह का कंपाउंड है कि ये अपने सारे एलिमेंट या सारे इंडिविजुअल जो भी कंपाउंड इसके पास प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रेट जो कंपाउंड्स है इसके पास, वो यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग टेस्ट नहीं दे पाते, राइट। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो हम ये कह सकते हैं सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट इस तरह के सॉल्ट या इस तरह के लवण कहलाते हैं कि इनके अंदर फर्स्ट पॉइंट है एक तो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, राइट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्ट की, तीन तरह के सॉल्ट में से हमने कहा सिंपल सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। ये दोनों लवण के अंदर आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा, आयनिक बॉन्ड मिलेगा। आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसको जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करोगे या अदर सॉल्वेंट में जैसे ही आप इन कंपाउंड को डालोगे ये पानी में जाके अपने आयंस में डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे जैसे हम सिंपल सॉल्ट में बात करें तो ये सोडियम का भी टेस्ट देगा, क्लोरीन का भी टेस्ट देगा। डबल सॉल्ट की बात करते हैं यहाँ पे आपको आयरन का भी मिलेगा, अमोनियम ग्रुप का भी मिलेगा, सल्फेट का भी टेस्ट मिलेगा। इट मीन्स ये क्या है, इनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है जो इजीली ब्रेक होता है और बाकी सभी एलिमेंट का टेस्ट अलग अलग दे देता है। अब सेकंड हम बात करते हैं, इट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी पे, इसकी स्थायित्व पे। अब स्थायित्व की बात की जाए तो सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट हमेशा अपनी सॉलिड स्टेट में ही स्थायी रहेंगे। अब देखकर ही पता चल रहा है कि जब तक ये लवण थे, सॉलिड थे, तब तक ये स्टेबल थे, लेकिन जैसे ही हमने इनको पानी में डाला वैसे ही ये क्या हो गए, डिसोसिएट होकर अनस्टेबल हो गए, इट मीन्स टूट गए। तो ये इसके दो पॉइंट आपको समझ में आया कि आयनिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा। सेकंड थिंग यहाँ पे सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था में ही ये स्थायी होंगे। अब हम बात करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला पॉइंट है इसके अंदर आयनिक बॉन्ड में और मे नॉट बी प्रेजेंट। आयनिक बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पर जो मस्ट प्रेजेंट होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाएगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो अभी हम समझ चुके हैं स्टार्टिंग में कि लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है मींस मेटल और लिगेंड के बीच में बनने वाला बॉन्ड, तो वो बॉन्ड यहाँ पे पाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाएगा। आयनिक बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी होगा, वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे, लेकिन यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मस्ट मिलेगा। सेकेंड थिंग हम यहाँ पे बात करते हैं इसके स्थायित्व पे, इसकी स्टेबिलिटी पे, तो हम लोग कहेंगे कि स्टेबिलिटी जो होती है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसकी स्टेबिलिटी हर स्टेट में रहेगी। जैसे ये सॉलिड में भी स्टेबल होगा तो ये लिक्विड स्टेट में भी स्टेबल होगा और ये मोल्टर स्टेट, पिघली हुई अवस्था में भी स्टेबल होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ये दो सॉल्ट तो हमको आयनिक बॉन्ड देंगे और सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको सॉलिड, लिक्विड और मोल्टन स्टेट में भी मिलेगा और ये आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन बिटवीन सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम बात करते हैं
इसकी कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको समझ में आ गया। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि मेटल और लिगेंड के बीच में पाया जाता है, जहां पर लिगेंड अपने लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन मेटल को दे देता है और प्रोवाइड करवाता है, और मेटल उस लिगेंड के लोन पेयर अपने एम्प्टी ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल में रखता है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रक्चर इसका लिखा जाता है, तो हम इसको पहले समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसको देखते जाइए, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने बनाया है ये एक तरह का आप कह सकते हो वृत्त है, गोला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे लिए आयनिक स्फीयर है। इसको आप कह सकते हो आयनिक स्फीयर या आयनिक गोला। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये जो बीच का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आयनिक स्फीयर, ये आयनिक स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और जो मैंने लास्ट में बनाया वो भी आयनिक स्फीयर है। क्या डिफरेंस है दोनों में? फर्स्ट वाला जो आयनिक स्फीयर है वो रिप्रेजेंट करेगा धनायन और कैटायन को। बीच वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो कि आप कह सकते हो उपसहसंयोजक वृत्त है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाया जाता है। इन कोष्टक से बताओगे आप, और इसके बीच में आपको मिलेगा मेटल और लिगेंड। मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग है, तो मेटल और लिगेंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दर्शाते हैं। लास्ट वाला आयनिक स्फीयर है वो दर्शाता है एनायन को। जब भी हमें हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पहला वाला स्फीयर आप बताओगे कैटायन, धनायन के लिए। बीच वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाते हैं वो मेटल और लिगेंड के लिए रखा जाएगा, और लास्ट वाला जो आयनिक स्फीयर आपको दिख रहा है वो अपने एनायन को या ऋणायन को दर्शाएगा। अब कैसे इसमें लिखते हैं, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वही वाला अपना एग्जाम्पल आ गया वापस से। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया K4FeCN6 का, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब जैसे ही आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम जो है वो किसे दर्शाता है, कैटायन। मींस पोटेशियम जो है वो यहाँ पर कैटायन है, क्योंकि जैसे ही अगर आप इसको तोड़ते हो तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है 4K+, और अदर पार्ट जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या बन जाता है, एक नेगेटिव एंटिटी बोल सकते हैं, या नेगेटिव पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो जैसे ही आप इसको ब्रेक करते हो तो ब्रेक करने के बाद आपको दो पार्ट मिलते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट मिलता है। इसका मतलब हमारा आयनिक स्फीयर कैटायन जो है वो ये वाला हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये आयनिक स्फीयर मींस कैटायनिक आयनिक स्फीयर यहाँ पे प्रेजेंट है, या हम इसको कैटायनिक स्फीयर भी कह सकते हैं। धनायन वाला वृत्त जो है वो हमारा पोटेशियम वाला पार्ट दर्शाता है, जबकि जो अदर पार्ट पूरा बचा हुआ है वो हमारा कौन सा है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। इज दैट क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट? अब हम बात करते हैं, अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि सेकंड वाला पार्ट हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ कोबाल्ट। यहाँ पे हम लोग कोबाल्ट का कंपाउंड एक ले लेते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड, या इसका नाम अगर हम बताएं तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट क्लोराइड। 6 अमीन ग्रुप हैं, कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट है और क्लोराइड यहाँ पे आउटसाइड में प्रेजेंट है। अब देखिए नाम इसका हेक्सा अमीन कोबाल्ट क्लोराइड कंपाउंड है। अब यहाँ पे हम जब इसको प्रेजेंट करने की बात करेंगे तो ये तो हमारा क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो हमारा क्या दर्शाएगा, जैसे हम क्लोरीन देख सकते हैं, क्लोरीन जो होता है वो हमारा क्या होता है, एनायन होता है। तो ये जो लास्ट वाला ये है, ये आयनिक स्फीयर किसके लिए हो गया, एनायन के लिए। अब जैसा आपको देख के समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हमने क्या बताया है, रिप्रेजेंटेशन बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। किस तरह से बताते हैं, आयनिक स्फीयर कैटायन धनायन के लिए, बीच वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर को प्रेजेंट करेगा और लास्ट वाला पार्ट आयनिक स्फीयर एनायन को बताएगा। हमने 2 एग्जांपल यहाँ पे लिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए, इसमें हमने बताया कि पोटेशियम वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव पार्ट है, तो ये आयनिक स्फीयर कैटायन कहलाएगा। बीच वाला जो पार्ट है जो अलग हो गया पूरा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाते हैं। सेकंड एग्जांपल हमने लिया हेक्सा अमीन कोबाल्ट क्लोराइड का।
इसमें जैसे आप देखकर समझ सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट का, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को दर्शाता है, और आयनिक जो लास्ट वाला पार्ट है क्लोराइड का, क्योंकि क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्लोराइड जो है वो आयनिक स्फीयर एनायन को दर्शाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट रिमेंबर करने के लिए है, एक याद करने वाला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जब हम बात करते हैं आयनिक स्फीयर कैटायन और एनायन की, तो ये हमेशा याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ या तो आयनिक स्फीयर रहेगा या फिर या तो एक आयनिक स्फीयर कैटायन रहेगा या एक आयनिक स्फीयर एनायन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। जैसे आप देख के समझ सकते हो एग्जांपल में, फर्स्ट वाले में जैसे कैटायनिक स्फीयर था तो सेकंड वाले में एनायनिक स्फीयर प्रेजेंट था। इट मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ या तो कोई भी एक आयनिक स्फीयर प्रेजेंट होगा, दोनों साथ में एक साथ नहीं आते हैं। क्योंकि ये क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी कोई ना कोई चार्ज पाया जाएगा। फर्स्ट वाले एग्जांपल पे हम बात करते हैं, पोटेशियम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, इट मींस कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा नेगेटिवली चार्ज है, मतलब ये कैटायन पार्ट है तो ये एनायन पार्ट है। सेकंड वाले एग्जांपल की जब हम बात करते हैं, जब क्लोराइड की हमें पता है क्लोराइड पे अगर इसे तोड़ेंगे तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये पूरे वाले जो कंपाउंड है इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया, आप इसको धनायन वाला पार्ट कह सकते हो, और क्लोराइड वाला जो पार्ट हमारे पास है वो क्या है? एक तरह से ऋणायन वाला या फिर एनायन वाला पार्ट कहलाता है। तो इज दैट क्लियर कि रिप्रेजेंटेशन हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे करेंगे, किस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को प्रेजेंट करते हैं, ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, टर्मिनोलॉजी पे, कि कैसे आपको पता चलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या टर्म्स काम में ली जाती हैं। उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितनी टर्मिनोलॉजी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काम आती है। कुछ बेसिक टर्म्स हम कह सकते हैं, या कुछ ऐसे टर्म हम काम में लेते हैं, कुछ ऐसे आप देखोगे, जैसे मैं बार बार कह रही थी मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, तो हम समझेंगे कि व्हाट इज मेटल, व्हाट इज लिगेंड, और जो दूसरे टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है कि इनका क्या मतलब होता है, वो अभी हम आसानी से एक एक करके समझते चले जाएंगे, जिससे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने में आसानी होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम लोग देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। अब इसी के अंदर हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, कौन कौन सी टर्म्स काम में आती हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती है मेटल की, जो अपने स्टार्टिंग में कहा था, मेटल हमारा लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मेटल को हम लोग सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं, या एटम और आयन से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट में हम इसको सेंट्रल मेटल आयन भी कहते हैं। ये हमारा हो गया एक टर्म। सेकंड टर्म हमारी है लिगेंड। थर्ड टर्म आती है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सब क्या होता है ये आप धीरे धीरे समझते जाएंगे, आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम लोग काम में लेंगे। फर्स्ट मेटल है, सेकंड लिगेंड, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, फोर्थ चीज आती है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI, जो मैंने आपको फर्स्ट बता दिया सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन लोग चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आप किस प्रकार निकालोगे, क्या चीज होती है वो समझ लेंगे। सेकंड आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, और नेक्स्ट आते हैं हम लोग कीलेट, चीलेट, चीलेशन और चीलेट रिंग। उसके बाद आते हैं हम लोग टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पे। दो टाइप पढ़ेंगे हम इसमें, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। क्या चीज़ होती है टर्मिनोलॉजी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो ये आप चाहे तो साथ में ही मेरे ये सारी टर्मिनोलॉजी नोट कर सकते हैं। फर्स्ट जो आती है वो मेटल के बारे में बात करते हैं, सेकंड लिगेंड, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, फोर्थ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेक्स्ट है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा, लास्ट वाला है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। यहाँ पे आते हैं 7th नंबर पे चीलेट, चीलेशन और चीलेट रिंग क्या होती है। 8th नंबर पे आते हैं हम लोग टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कितने टाइप का, दो टाइप का हो सकता है, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। अभी क्या चीजें होती हैं धीरे धीरे करके एक एक करके हम इसको समझते जाते हैं। तो सभी ने नोट कर लिया अभी ये सारी टर्मिनोलॉजीज लिख लिए। अब मैं बढ़ती हूँ आगे इसमें।
फर्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग मेटल। मेटल और सेंट्रल मेटल एटम, अभी हम इसको स्टार्टिंग में ही समझ चुके थे। मेटल या वो वाला पार्ट जो कि क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करेगा, उसे हम लोग मेटल या सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन से भी शो करते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में CMI से भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका K4FeCN6, ये कंपाउंड हम लोग देख के आए पोटेशियम फेरोसाइनाइड में। जब हम बात करते हैं तो यहाँ क्या हो गया, आयरन जो है वो आयरन किसको दर्शाता है, हमारे सेंट्रल मेटल आयन वाले पार्ट को। तो सेंट्रल मेटल आयन वो पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको लुईस एसिड भी कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर न्यूट्रल चार्ज रहेगा। इट मीन्स या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर ये न्यूट्रली चार्ज होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेटल के अंदर मैंने बताया आपको सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं इसको। एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, जहाँ पे हमने देखा आयरन यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है जिसके चारों तरफ लिगेंड जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो साइनाइड लिगेंड यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं इससे। उसके बाद इसको हमने कहा कि ये लुईस एसिड कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर ये न्यूट्रल चार्ज होगा। कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये न्यूट्रल चार्ज होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं निकिल कार्बोनिल कंपाउंड। जब निकिल कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जाती है तो यहाँ पे निकिल जो है वो क्या होता है, निकिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए निकिल को अपन क्या कहते हैं, ये एक न्यूट्रल सेंट्रल मेटल आयन है। अब जब हमने फर्स्ट वाले की बात की थी आयरन की, तो आयरन की जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। आयरन की जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो क्या आ जाती है, +2। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे बताते हैं, X ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन के लिए, चार्ज कितना है इसके ऊपर, कंपाउंड के ऊपर, Cn के ऊपर चार्ज। अगर अपन देखें कि एक्चुअली इस वाले कंपाउंड में जब हम बात करते हैं तो K4FeCN6 के अंदर जब हम यहाँ पे चार्ज देखते हैं कॉम्प्लेक्स का, जब ये टूटता है तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज आ जाता है -4, और यहाँ पर साइनाइड जो है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, लेकिन ये ग्रुप टोटल 6 है तो 1 × 6 -6। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट में से ऑक्सीडेशन स्टेट में से जब लिगेंड के चार्ज को माइनस करते हैं तो वो हमें क्या शो करता है, कॉम्प्लेक्स के चार्ज को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, उसमें से मैंने माइनस कर दिया साइनाइड के चार्ज को, मतलब लिगेंड के चार्ज को हम माइनस करते तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ये 4, ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकल के आता है। और जब आप इसको यहाँ पे लेके आओगे, x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -4 + 6 = x का वैल्यू कितना आ गया, +2। x यहाँ पे क्या शो कर रहा था, हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि हमारे मेटल पे कितना चार्ज होगा। तो आपने देखा जैसे कैलकुलेशन से पता चल गया आयरन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 होता है। वो आप अदर मेटल्स के लिए भी, अदर कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के लिए भी आप चेक करके निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, मेटल की हमने बात की, आयरन के अंदर एक कंपाउंड ऐसा लिया जहाँ पे +2 चार्ज आया है। इट मीन्स ये शो करता है कि ये कौन सा है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंट्रल मेटल आयन है। लेकिन जब हम निकिल की बात करते हैं तो निकिल में भी आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा निकिल क्या है, एक तरह का न्यूट्रल सेंट्रल मेटल आयन है। तो ये फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हो गई हमारे कि मेटल और सेंट्रल मेटल एटम या CMI जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। अब अपन सेकंड टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लिगेंड। अब सेकंड टर्मिनोलॉजी हमारे पास लिगेंड। अभी लिगेंड के बारे में हम लोग यही कह रहे थे, कोई भी ग्रुप हो सकता है, एनी मॉलिक्यूल या एनी आयन जो क्या करता है, मेटल को अपने लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। तो लिगेंड मतलब हम बोलेंगे एनी एटम और ग्रुप और आयन विच डोनेट लोन पेयर टू मेटल। आप चाहें तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसकी। लिगेंड के बारे में बात करते हैं, कोई भी ग्रुप होगा, कोई भी आयन होगा जो कि क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, जब डोनेट कर रहा है तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर इट मीन्स इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। जैसे वही एग्जाम्पल हम लोग वापस लेते हैं K4FeCN6 का, जहाँ पे आप देखोगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड में हमने कहा था अगर ये जो है ये मेटल है,
तो साइनाइड जो है, जो इसको अपने लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, वो यहाँ पर लिगेंड की तरह बिहेव करता है। लिगेंड का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इट मीन्स ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। ये लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, ये दोनों इसमें पाए जा सकते हैं। तो लिगेंड आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा या फिर न्यूट्रल मिलेगा। अब ये तो बात हो गई लिगेंड की। अब लिगेंड जो है, हमारे पास अलग अलग टाइप के लिगेंड पाए जाते हैं। अब हम देखें कि लिगेंड को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, वो हम लोग समझ लेते हैं। अभी तक हमने क्या समझा लिगेंड के बारे में? ऐसा ग्रुप है जो अपने लोन पेयर, आप कह सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर जो है वो अपने मेटल को डोनेट करता है। अब इसके डोनेट करने की कंडीशन के बेस पर हम लोग इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से पहले हम लोग एक टर्म समझ लेते हैं जिसको हम कहते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी को हिंदी में कहते हैं दंतुकता। डेंटिसिटी या दंतुकता कह सकते हो आप लोग इसको। डेंटिसिटी एक तरह से हम कहेंगे वह प्रवृत्ति या वह प्रॉपर्टी किसी भी ग्रुप की जो क्या करेगा, अपने एटम के थ्रू मेटल को लोन पेयर प्रोवाइड करवाएगा। अब डेंटिसिटी यहाँ पे क्या चीज बताती है? डेंटिसिटी आप समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई एक ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर क्या होगा, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, राइट। जैसे मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि हम डेंटिसिटी के अंदर बताते हैं कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है। वाटर मॉलिक्यूल में हमें पता है सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पे अपन पता लगाएंगे डेंटिसिटी के द्वारा कि किसी समूह या किसी ग्रुप में कितने एटम ऐसे हैं जो अपने लोन पेयर मेटल को देंगे। जितने एटम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे अपने लोन पेयर देने के लिए, उतने ही एटम उसकी डेंटिसिटी किसी भी ग्रुप की कहलाएंगी। जैसे लिगेंड की डेंटिसिटी की बात करें तो कई लिगेंड ऐसे होते हैं जो अपने एक ही ग्रुप में एक ही एटम होगा जो कि क्या करेगा, अपने लोन पेयर मेटल को देगा। हो सकता है लिगेंड के पास एक से ज्यादा ग्रुप हो जो अपने लोन पेयर मेटल को प्रोवाइड करवाएं। तो डेंटिसिटी मतलब समझिए कि किसी भी लिगेंड के अंदर जितने डोनर ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो उसकी डेंटिसिटी को शो करेंगे। डेंटिसिटी के बेसिस पे, डेंटिसिटी के ऊपर हम लोग लिगेंड को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। 4 भागों में हम इसको विभक्त करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट करते हैं अपन लोग यूनिडेंटेड। डेंटिसिटी के उस पर हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट बताते हैं यूनिडेंटेड बोलते हैं अपन इसको, या फिर हम इसको मोनोडेंटेड भी कहते हैं, या फिर आप इसको हिंदी में कह सकते हो एक दंतुक। एक दंत नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसा ग्रुप लिगेंड का ऐसा समूह, या हम कह सकते हैं इस प्रकार के लिगेंड जिनके अंदर मेटल को प्रोवाइड करने के लिए एक ही ग्रुप या एक ही डोनर साइट अवेलेबल होती है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया। जैसा कि आप वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया में देखेंगे, यहाँ पर मेटल को लोन पेयर देने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में अपन देखते हैं अमोनिया में सिर्फ नाइट्रोजन ही एक ऐसा एटम है जो कि इस पूरे ग्रुप में नाइट्रोजन ही ऐसा एटम है जो अपने लोन पेयर मेटल को प्रोवाइड करवाएगा। इट मीन्स इसी हम यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड कह सकते हैं कि ऐसा लिगेंड जिसके अंदर एक ही डोनर ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो एक डोनर ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड कहते हैं। सेकंड वाले पे अपन आते हैं, इसको हम कहते हैं डाइडेंटेड, जो नाम से ही समझ में आ रहा है द्विदंतुक कह सकते हो आप इसको। इसके एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, द्विदंतुक नाम से समझ में आ रहा है ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 एटम होंगे जो कि मेटल को लोन पेयर प्रोवाइड करेंगे। इट मींस मेटल को 2 डोनर साइट अवेलेबल होंगी। डोनर साइट अवेलेबल होंगी तो अपन इसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, इथाइलिन डायअमीन। इथाइलिन डायअमाइन ग्रुप की हम बात करते हैं तो आप खुद देखेंगे, जैसे यहाँ पे CH2 CH2 NH2 NH2 और फिर ये जोड़ेंगे आगे चल के मेटल से। जैसे हम यहाँ पे इथाइलिन डायअमीन का देख सकते हैं, मैंने आपको जोड़ के यहाँ पे बता दिया कि मान लीजिए ये पार्ट लिगेंड का है जो मेटल को अपने क्या कर रहा है, लोन पेयर प्रोवाइड करवा रहा है। अब आपको देखने से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि 2 साइड से मेटल को लोन पेयर प्रोवाइड हो रहे हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर में चलते हैं तो आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पे एक नहीं जबकि 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। 2 नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, इट मीन्स ये दोनों अपने लोन पेयर मेटल को इजीली प्रोवाइड करवा सकती हैं। तो इस तरह के लिगेंड्स को हम लोग डाइडेंटेड लिगेंड या द्विदंतुक लिगेंड भी कहते हैं।
थर्ड वाले पे अपन आते हैं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट लिगेंड नाम से समझ में आ रहा होगा, बहुदंतुक। अभी तक अपन ने देख लिया मोनो मतलब एक डोनर साइट, द्वि मतलब दो डोनर साइट। अगर दो से ज्यादा डोनर साइट अवेलेबल है किसी भी लिगेंड के पास तो हम उसको कहेंगे बहुदंतुक या पॉलीडेंटेट लिगेंड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं जैसे कि ईडीटीए। अब ईडीटीए का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ईडीटीए का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो फुल फॉर्म क्या होता है, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। जैसा आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन भी अवेलेबल है जो कि मेटल को लोन पेयर प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा 4 ऑक्सीजन ग्रुप भी अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और ये लास्ट वाला ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन प्लस 2 नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पर इजीली मेटल को लोन पेयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। इट मींस यहाँ पर हमारे पास टोटल ईडीटीए में कितने हो गए ग्रुप, 6 ग्रुप अवेलेबल हैं। तो ये 6 ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें से 6 ग्रुप, जो हम कह सकते हैं 6 एटम ऐसे हैं या आयन है जो कि इजीली मेटल को लोन पेयर प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए हम इसको पॉलीडेंटेट बहुदंतुक की श्रेणी में रखते हैं। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि यूनिडेंटेट मतलब एक डोनर साइट, डाइडेंटेट 2 डोनर साइट, 2 से ज्यादा होंगी तो पॉलीडेंटेट। अब उसके बाद हम लोग लास्ट वाली पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड नाम से समझ में आ रहा होगा, उभयदंतुक। अब उभयदंतुक लिगेंड किस प्रकार के लिगेंड होते हैं तो हम इसको समझेंगे। हम कहते हैं कि एक ऐसा लिगेंड जिसके अंदर वो दोनों तरह से उसकी 2 पॉसिबल साइट हो सकती हैं जिसके थ्रू वो मेटल से बाइंड कर सकता है, मेटल को अपने लोन पेयर दे सकता है। कैसे देगा तो हम इसको समझने के लिए देख लेते हैं एक एग्जांपल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि दोनों डोनर साइट अवेलेबल हैं, नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। तो ये ग्रुप चाहे तो मेटल के साथ ऑक्सीजन के थ्रू भी जुड़ सकता है, चाहे तो नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है। मान लीजिए NO2 जुड़ता है तो यहाँ पे क्या हो गया, MnO2 और MO2N। अब आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट वाले में मेटल से नाइट्रोजन जुड़ गया, सेकेंड पार्ट में मेटल से ऑक्सीजन जुड़ गया। तो हम कह सकते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड एक प्रकार का मोनोडेंटेट लिगेंड ही है। इट मींस यहाँ पे डोनर साइट एक ही है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे ये अपनी 2 पॉसिबल वेज से मेटल से जुड़ सकता है। इट मींस कोई भी एक ही एटम एक ही टाइम पे अपने लोन पेयर मेटल को देगा, लेकिन वो कोई भी हो सकता है, वो कभी नाइट्रोजन भी हो सकता है, वो कभी ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब कि इसकी कोई भी 2 पॉसिबल साइट हो सकती हैं जो मेटल को लोन पेयर प्रोवाइड करवाएंगी। इसका अच्छा एग्जांपल अपन देख सकते हैं थायोसाइनेट ग्रुप। थायोसाइनेट ग्रुप के अंदर जब ये मेटल से जुड़ता है तो एक बार ये सल्फर साइट से भी जुड़ सकता है और सेकेंड टाइम ये नाइट्रोजन साइट से भी मेटल से जुड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। सल्फर के पास भी लोन पेयर है जो इजीली मेटल को दे देगा और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है जो इजीली मेटल को दे सकता है। इट मींस इसकी 2 पॉसिबल साइटें या सल्फर साइट से, अदरवाइज नाइट्रोजन साइट से। इट मींस एम्बीडेंटेट लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड वो लिगेंड है जो कि अपने 2 पॉसिबल साइट से मेटल को लिगेंड लोन पेयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर कि लिगेंड को हमने देख लिया, लिगेंड 4 प्रकार के हो सकते हैं, यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट। अब हम लोग अपने थर्ड टर्मिनोलॉजी के ऊपर चलते हैं जो कि है कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या थी अपनी, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम यहाँ पे बताएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर या इसको हिंदी में हम समन्वय संख्या कह सकते हैं। किसी भी मेटल आयन की अपने चारों ओर ग्रुप को होल्ड करने की कैपेसिटी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर से बताते हैं। इट मींस जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा था फर्स्ट K4 पोटेशियम फेरोसाइनेट Fe(CN)6। अब आप एग्जांपल देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है सेंट्रल मेटल आयन है आयरन। आयरन अपने चारों तरफ कितने साइनाइड आयन से जुड़ा हुआ है वो आपको देख के समझ में आ रहा होगा। आयरन के साथ कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, चारों तरफ CN से जुड़ा हुआ है। अब ये इसकी कैपेसिटी है आयरन की, वो अपने साथ मैक्सिमम 6 साइनाइड आयन को जोड़कर रख सकता है। तो किसी भी
सेंट्रल मेटल आयन की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो अपने मेटल को जिसके थ्रू वो अपने ग्रुप्स को बाइंड करके रखता है, उसे हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मैक्सिमम बाउंडिंग कैपेसिटी आप इसको बता सकते हो। आयरन की यहाँ पर मैक्सिमम बाउंडिंग कैपेसिटी हमें दिखाई दे रही है, 6 ग्रुप को इसने जोड़ रखा है, तो यहाँ पर आयरन के लिए जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से हम अदर ग्रुप्स के लिए, अदर कंपाउंड के लिए निकाल सकते हैं। जैसे निकल कार्बोनिल का हमने एग्जाम्पल लिया था पहले। निकल कार्बोनिल ग्रुप में हमने देखा था NiCO4, जहां पे निकल के साथ 4 कार्बोनिल ग्रुप थे। इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकल के लिए निकलेगा वो निकल के आएगा 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आ गया। समन्वय संख्या किसी भी धातु आयन की वह क्षमता जिसके द्वारा वो अपने ग्रुप को अपने साथ बांध के रख सकता है, और कितने ग्रुप को बांध के रखेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। आयरन के लिए जहां पे ये 6 हो गया, तो निकल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 हो गया। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ के आए थे। ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह से अपन सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताते हैं। जब वो कंपाउंड फॉर्म करता है उस वक्त उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वही उसके ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ये हम लोग पहले भी देख लिया, वापस से एक बार देख लेते हैं यहाँ पर K4FeCN6 के एग्जाम्पल के साथ। अब जब आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें पता करना है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जितना चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो ले लो, या फिर हम यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले के थ्रू भी समझ सकते हैं जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड पर चार्ज कितना है वो देख सकते हैं अपन। चार्ज लिगेंड पे -1 है, -1 × 6 करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता नहीं है कितनी है, और यहाँ पे चार्ज कॉम्प्लेक्स पे हम लोगों को पता था कितना था, -4। ये क्योंकि जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे पोटेशियम की अलग होती है, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -4, ये x है, -6 है। जब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे या x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6 माइनस का 4, एक तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 2। मतलब यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल आयन की इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ही ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ही बताता है कि किसी भी सेंट्रल मेटल आयन की या केंद्रीय धातु की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स पे। अब जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब अपन चार्ज निकालते हैं तो उसको अपन किससे बताते हैं, सेम यही फॉर्मूला जो अपन पहले पढ़ लिया, हम इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे कि वही एग्जाम्पल वापस ले लेते हैं K4FeCN6 का। यहाँ पे आप लोग देखोगे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस चार्ज ऑन लिगेंड। सेम वही बात हमें पता चल गया। अब आयरन पे कितना चार्ज है, +2, प्लस यहाँ पे कितना चार्ज है इसके ऊपर, लिगेंड के ऊपर -1 1 पर है, तो 6 पर कितना होगा, -6 प्लस का 2। आप रिजल्ट निकालोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, -4। मतलब पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाले पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना होता, -4 होता। पोटेशियम हटने के बाद आपको ये कंपाउंड मिलता FeCN6। फेरोसाइनाइड ग्रुप के ऊपर चार्ज जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो हमें आ जाता है यहाँ पे -4 चार्ज। इज दैट क्लियर? कि जब हम चार्ज निकालेंगे कॉम्प्लेक्स पे, हम इसको इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, जो कि था हमारा 6th कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये नाम से समझ में आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा एक्चुअली में क्या होगा, तो हम समझ सकते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा एक तरह से क्या होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ मेटल एंड लिगेंड। मेटल और लिगेंड का 3D अरेंजमेंट जो होता है उसको हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा से बताते हैं। इट मीन्स मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं और वो लिगेंड किस तरह से किस ज्योमेट्री में जुड़ते हैं, वही कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेटल के साथ 2 लिगेंड जुड़ सकते हैं तो ये दोनों लिगेंड क्या जुड़े हुए हैं, एक लीनियर पोजीशन में जुड़े हुए हैं, राइट। एक मेटल के साथ जब 2 लिगेंड जुड़ते हैं तो वो लीनियर पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, या अपन कह सकते हैं रेखीय संरचना बनाते हैं।
जब अपन बताते हैं मेटल के साथ 3 लिगेंड होंगे तो 3 लिगेंड क्या हो सकते हैं, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ट्रायंगुलर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हम लोग बता सकते हैं। 3 लिगेंड मेटल के साथ आ गए। 4 लिगेंड जब मेटल के साथ जुड़ते हैं तो या तो वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे या फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर तो आप लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हो, तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा। अगर मेटल के साथ 2 लिगेंड जुड़ते हैं तो लीनियर स्ट्रक्चर रेखीय संरचना बनाएंगे। 3 जुड़ते हैं तो अपन कहते हैं त्रिकोणीय संरचना बना लेते हैं। 4 जुड़ते हैं तो 4 में 2 पॉसिबिलिटी आ जाती है, समतलीय वर्गाकार बनाएगा, नहीं तो चतुष्फलकीय संरचना बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर या स्क्वायर प्लेनर बनाएगा या फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। अब अगर मेटल के साथ 5 आ जाते हैं तो स्क्वायर प्लेनर के ऊपर ही एक क्या आ जाएगा, 5 लिगेंड जोड़ते ही स्क्वायर प्लेनर के ऊपर एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, या फिर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर बन सकता है। उसके बाद हम 6 पे आते हैं तो 6 आते ही जब मेटल के साथ 6 लिगेंड जुड़ जाते हैं तो वो एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाते हैं, अष्टफलकीय संरचना बनाते हैं। वो देखकर ही समझ में आ जाता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मतलब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि 3D अरेंजमेंट, मेटल और लिगेंड का 3D अरेंजमेंट कैसा होगा या उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसी को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के थ्रू समझाया जा सकता है। लीनियर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ट्रायंगुलर होता है, बायपिरामिडल होता है, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, इस तरह के स्ट्रक्चर जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं तो लिगेंड के नंबर के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे वेरी करेगा। तो ये हो गया अपना कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अब अपन 7th टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं चीलेट या चीलेट रिंग या चीलेशन। चीलेट मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि क्या चीज होगी। हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, चीलेट का मतलब एक पिंजर जैसी संरचना या एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बनना। अब यहाँ पे अपन बताते हैं चीलेट, चीलेट रिंग और चीलेशन एक्चुअल में होगा क्या, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जहाँ पे हम लोग इथाइलिन और डायअमीन का स्ट्रक्चर लेते हैं। इथाइलिन डायअमीन हमारा क्या था, एक डाइडेंटेट लिगेंड। हमने जब लिगेंड की टाइप पढ़े थे तो उसमें हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था। इथाइलिन डायमीन को हम डाइडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये किस प्रकार मेटल आयन से जुड़ेगा वो आपको देखकर समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, जब ये मेटल से जुड़ता है मतलब अपने 2 एटम, 2 नाइट्रोजन एटम से 2 लोन पेयर जब ये मेटल को दे देता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, चीलेट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक रिंग जैसी संरचना बन गई है। अगर आप देखें तो एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर बन गया है, एक रिंग बन गई है पेंटागोनल रिंग। तो वो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आपको देखने से पता चल रहा है एक रिंग जैसी संरचना बन रही है। इसी रिंग को हम लोग चीलेट रिंग कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग चीलेशन प्रोसेस कहते हैं। आप खुद देख सकते हो, जब भी कोई ऐसा डाइडेंटेट लिगेंड या अदर लिगेंड आकर जब मेटल आयन से जुड़ता है तो वो एक रिंग बना लेता है, एक रिंग संरचना बनाता है। इस रिंग को हम लोग चीलेट रिंग कहते हैं, कंपाउंड को हम लोग चीलेट कहते हैं और जो प्रोसेस है इसके रिंग के बनने का उसको हम चीलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया इजीली कि व्हाट इज चीलेट, चीलेट रिंग एंड चीलेशन क्या होता है, राइट। अब अपन चलते हैं अपने लास्ट वाले पार्ट पे, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे। कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। लास्ट वाला पार्ट है हमारा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हमें 2 प्रकार के मिलते हैं, एक तो होमोलैप्टिक और एक हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक नाम से समझ में आ रहा होगा, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। हमें नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स जो है वो 2 टाइप का बता रहे हैं अपन लोग। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो 2 तरीके का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एक होगा होमोलैप्टिक, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेम ग्रुप प्रेजेंट होंगे। किसके साथ, क्योंकि अभी तक अपन पढ़ के आए कि एक मेटल होता है और मेटल के साथ लिगेंड ही अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो क्या होंगे, सारे एक ही टाइप के होंगे। जैसे हम एक लिगेंड को बता देते हैं, हम इसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए मतलब सेम टाइप के लिगेंड मेटल से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर यही लिगेंड डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, मान लीजिए 2 अलग हैं और 4 सेम है, तो हम उस वाले ग्रुप को हेट्रोलैप्टिक ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ देखने से पता चल रहा है
4 तो A टाइप के प्रेजेंट है और 2 B टाइप के प्रेजेंट है। जब इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है कि जब लिगेंड आपको 2 तरीके के मिलेंगे A और B टाइप के, तो उसे हम हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड या हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। होमोलैप्टिक सेम तरह के लिगेंड प्रेजेंट है, हेट्रोलैप्टिक जब डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होंगे। जैसे हम यहाँ पे हेक्सामीन कोबाल्ट का कंपाउंड देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे लेते हैं कोबाल्ट हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिगेंड जो जुड़े हुए हैं कोबाल्ट से, ये क्या है, ये पूरे 6 लिगेंड अमोनिया एक जैसे लिगेंड है, लेकिन तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोलैप्टिक ग्रुप कहेंगे। जैसे कोबाल्ट के साथ टोटल 6 अमोनिया के ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये जो क्लोराइड ग्रुप है, क्लोराइड क्या है यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये एनायन को दर्शा रहा है, जो एनायन ग्रुप कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है। लिगेंड यहाँ पे जो है वो लिगेंड कितने, 6 लिगेंड है, मतलब ये अमोनिया लिगेंड आप देख सकते हो कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोलैप्टिक ग्रुप कहेंगे। जब हेट्रोलैप्टिक ग्रुप की बात कर सकते हैं तो इसका एग्जांपल हम एक लेते हैं कोबाल्ट के साथ। अब ये स्ट्रक्चर देखने से समझ में आ रहा है। अब कोबाल्ट यहाँ पे ऐसा है जिसके साथ 3 तो अमोनिया ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन 3 क्लोराइड ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब क्लोराइड यहाँ पे एनायन की तरह बिहेव नहीं कर रहा, क्लोराइड ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब हमें समझ में आता है कि क्लोराइड जो है वो किस तरह बिहेव करेगा, लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। 3 अमोनिया के ग्रुप आ गए यहाँ पे, कहीं भी हो सकते हैं, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, और 3 यहाँ पे हमने क्लोरीन ग्रुप को मेटल के साथ शो कर दिया। मेटल ले सकते हैं या हम इसको कोबाल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया सभी को कि टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के हैं, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। होमो सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होंगे, एग्जाम्पल हमने ले लिया हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड का। अब यहाँ पे हमने देखा इसके अंदर होमोलैप्टिक में सारे अमोनिया ग्रुप ही कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाकर रख रखा है। अब जब हम बात करते हैं हेट्रोलैप्टिक ग्रुप की, तो हेट्रोलैप्टिक ग्रुप में 2 प्रकार के लिगेंड या 2 से ज्यादा लिगेंड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अलग अलग तरह के लिगेंड आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। इसका एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर, जहाँ पे आप देख सकते हो कोबाल्ट के साथ 3 अमोनिया ग्रुप हैं, तो कोबाल्ट के साथ 3 क्लोराइड ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जुड़ी हुई थी वो अब यहाँ पे खत्म हो गई है। जितनी भी टर्मिनोलॉजी में हमने सारे टर्म्स देखी कि सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कि इसके नॉमेनक्लेचर क्या होता है, आगे हम और इसके बारे में पढ़ेंगे कि थ्योरीज क्या है जिससे हम इसके बॉन्ड को आसानी से समझ सकें। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसके अंदर हमने देखा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं, मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, उसको हमने अच्छे से समझ लिया। इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप लोग आसानी से इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।